इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। इस क्लास 12 की कक्षा में हम देख रहे हैं सदिश बीजगणित। इसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रश्नावली 10.2 की कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब आगे के एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 10.2 है, आगे के हम प्रश्नों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि बिंदु ए एवं बी को मिलाने वाली एवं ए से बी की ओर दृष्ट सदिश का दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करना है। तो दिक् कोसाइन की चर्चा हमने पूरे में इसके कर चुके हैं। तो इसके हम फॉर्मूले का यूज यहाँ करेंगे। तो यहाँ ए और बी पॉइंट आपको दिया हुआ है। बिंदु ए का निर्देशांक 1, 2, -3 और बी दिया हुआ है आपको -1, -2 और 1। अब कह रहा है कि यह दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो मिलाने से जो हमारा ए बी रेखा होगा उसकी ए बी दिशा में जो है दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करना है। तो ए बी हम पहले ज्ञात करेंगे। तो ए बी वेक्टर के लिए इसका हम अगर मूल बिंदु से स्थिति सदिश, अगर वो मूल बिंदु है तो ओ ए वैक्टर और ओ बी वैक्टर ज्ञात करेंगे और जिससे कि हम ए बी वैक्टर निकाल लेंगे। और ए बी वैक्टर निकालने के बाद हम इस दिशा में इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ए दिया है, ए की स्थिति सदिश ओ ए वैक्टर बराबर आपको मिल जाएगा आई कैट प्लस 2j कैट माइनस 3k कैट। स्थिति सदिश हमने लिखना आपको बता दिया है। और बी की स्थिति सदिश ओ बी वैक्टर बराबर माइनस आई कैट माइनस 2j कैट और प्लस k कैट। इन दोनों से हम ए बी वैक्टर प्राप्त करेंगे। तो ए बी वैक्टर बराबर क्या होता है, बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश। बी की स्थिति सदिश में से ए को माइनस करते हैं तो हमें ए बी प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रूफ करके हम आपको दिखाए हुए थे। अब इसका यूज यहाँ हम कर रहे हैं आई कैट माइनस 2j कैट प्लस k कैट। यह ओ बी वैक्टर मिल गया है और ओ ए वैक्टर है आपका आई कैट प्लस 2j कैट माइनस 3k कैट। इस तरह से इसको हम फिर माइनस करेंगे तो दो सदिशों का घटाना हम इसका यूज कर रहे हैं। तो यह माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से माइनस आई मिलकर के माइनस 2i कैप और माइनस 4j कैप और प्लस 4k कैप। तो ए बी वैक्टर हमें यह प्राप्त हो गया। तो ए बी वैक्टर मिल गया। तो हम यह ले लेते हैं कि इसकी दिक् कोसाइन ए बी वैक्टर का हम निकालेंगे। तो दिक् कोसाइन हमें क्या मिलेगा, दिक् कोसाइन वही दिक् कोसाइन जो है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा हम निकालेंगे। जो एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाता है तब। तो इसकी दिक् कोसाइन आपका कॉस अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है कि आई का गुणांक तो -2 अपॉन मॉड ऑफ ए बी वैक्टर। या एक बार इसको निकाल लीजिए। ए बी वैक्टर हमें मिल गया तो मॉड ऑफ ए बी वैक्टर क्या मिल जाएगा, तो अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और इस तरह से यह हमें मिल जाएगा 4 + 16 + 16 और यह 36 = 6। तो 6 मिल गया। तो कॉस अल्फा बराबर होता है आई का गुणांक या a1 यक्स अपान मॉड ऑफ ए या यक्स अपान मॉड ऑफ आर वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है। तो -2/6 या -1/3 यह मिल जाएगा। कॉस बीटा क्या मिलेगा, कॉस बीटा = -4/6 तो यह -2/3 मिल जाएगा। और कॉस गामा यह हो जाएगा +4/6 तो यह 2/3। तो इस तरह से हम जो ए बी रेखा है, ए बी सदिश की तरफ जो है दिक् कोसाइन हम ज्ञात कर लेंगे। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और इसकी वैल्यू हमें यह मिल जाएगा। कॉस अल्फा की वैल्यू मतलब एक्स अक्ष के साथ यह जो सदिश है -1/3 बनाएगा और y के साथ -2/3 और z के साथ 2/3 बनाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं।
तो यह हम दिक् कोसाइन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का। यह क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है कि कोई सदिश, हम मान लेते हैं यह सदिश क्या है, ए वेक्टर बराबर आपको दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कोई यह कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश इतना अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ यह बराबर झुका हुआ है। तो बराबर झुका हुआ है इसका मतलब है कि इसका हम दिक् कोसाइन निकालेंगे, इनके बीच कोण हम ज्ञात करेंगे कि यह जो सदिश है x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है, y के साथ कितना बनाता है और z के साथ कितना बनाता है। अगर तीनों के कोण बराबर आ जाएंगे तो कहेंगे कि हम यह जो सदिश है x y और z के साथ बराबर झुका हुआ है। तो इसमें हम ए वेक्टर हमें दिया हुआ है तो हम दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे और यह मिल जाएगा i का गुणांक 1 का स्क्वायर, j का गुणांक 1 और k का गुणांक 1। तो यह तीनों जो है 1 + 1 + 1 तो यह 3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका दिक् कोसाइन कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या है, x अक्ष से बना कोण सदिश का ए वेक्टर सदिश का या सदिश ए वेक्टर का x अक्ष के साथ बना कोण या के साथ झुका कोण। तो यह कोण कितना होगा कॉस अल्फा। इसको हम दिखाते हैं कैसे, ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर नहीं आई का गुणांक। तो आई का गुणांक क्या हो गया 1 अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। यहाँ लिख सकते हैं आप आई का गुणांक कर सकते हैं अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो आई का गुणांक 1 और मॉड ऑफ ए वेक्टर √3। तो यह सबसे झुका मिल गया। अब सदिश ए वेक्टर का वाई अक्ष से या वाई अक्ष के साथ झुका कोण कॉस बीटा। तो यह कॉस बीटा हमें मिल जाएगा जे का गुणांक, जे कैप का गुणांक अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर जो सदिश है उसका मापांक। तो यह भी मिल जाएगा 1/√3। अब इसी तरह से सदिश ए वेक्टर हमने लिया है इसका जेड अक्ष के साथ झुका कोण यह आपका कॉस गामा। तो यह होता है ए कैप का गुणांक अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यह भी 1/√3। तो हम यह देख रहे हैं कि कॉस अल्फा मतलब x अक्ष से झुका कोण, y अक्ष से झुका कोण और z अक्ष से झुका कोण यह तीनों बराबर हैं। तो अतः यही सिद्ध करना था आपकी OX OY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। अतः सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप OX OY और OZ अक्षों के साथ समान के बराबर झुका हुआ है, के साथ बराबर झुका तो इस तरह से हम प्रूफ कर लेंगे। ये हमको सिद्ध करना था कि यह जो है जो दिया गया सदिश है तीनों अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 फॉर्मूले की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। हमने आपको फॉर्मूला सदिश में अंतर विभाजन और वाई विभाजन का बताया था, तो हम उस फॉर्मूले की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है क्वेश्चन में कि P और Q अगर दो बिंदु P पहला है आई कैप प्लस सदिश दे दिया है P का और Q सदिश दिया हुआ है -i कैप प्लस j कैप
प्लस ए कैप। अब कह रहा है कि इन दोनों सदिश को मिलाने पर मिलाने वाली रेखा को दो संबंधी एक के अनुपात में। तो अगर कोई सदिश आपका, अगर यह मूल बिंदु है, यह एक तरह से ओपी वेक्टर आपको दिया हुआ है, पी और क्यू की स्थिति सदिश दी हुई है, तो ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर दिया हुआ है। तो अगर यह पी, हमने बताया था आपको कि अगर पॉइंट यहाँ पी है और यह पॉइंट आपका क्यू है और यह इसका आपको सदिश दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और ओक्यू वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यह दिया हुआ है। और कह रहा है कि जो पी क्यू मिलाने वाली रेखा है, इसको यह दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2 और 1 का अनुपात है, तो पहला 2 है, ये 2 है, और 1 का, तो पहला अंतर विभाजन। तो अंतर विभाजन का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, पहला आपका है अंतर विभाजन। तो जब यह अंतर विभाजित कोई बिंदु R जो है इसको अंतर विभाजित करता है, तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, अंतर विभाजन ओ आर वेक्टर बराबर 2 इंटू, यह 2 के साथ ये हो जाएगा, 1 के साथ ये अपान, तो 2 इंटू ये मिल जाएगा आपका ओ क्यू वेक्टर प्लस 1 इंटू ओ पी वेक्टर अपान 2 प्लस 1। तो ये अंतर विभाजन का फॉर्मूला है, उसकी सहायता से हम इसको निकाल रहे हैं। तो 2 ओ क्यू वेक्टर, तो यह है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप, और ओ पी वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस ए कैप, यह हो गया अपान 3। तो इस तरह से आप करेंगे तो माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपान 3, और यह मिल जाएगा आपको माइनस i कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप अपान 3। तो यह अंतर विभाजन की बिंदु R जो है उसकी स्थिति सदिश हमको प्राप्त हो गई, ओ आर वेक्टर बराबर दिया। इसी तरह से दूसरा y विभाजन, अगर यह इसको y विभाजित करती है, तो ये तो हमने अंतर विभाजन के लिए निकाला था। अब दूसरा यह जो है अगर इसको y का विभाजित करती है, y विभाजन का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो y विभाजन का फॉर्मूला यह करता है, y विभाजन से यहाँ तात्पर्य यह है कि यह जो बिंदु है, यह पी क्यू, ये इसको अंतर विभाजित न करके यह कहीं बाहर R पॉइंट पर विभाजित कर रहा है। इस तरह से तब हम इसके y विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यह आपको मिल गया कितना, पहला O से यह जो है 2 मिल गया और यह जो है 1 मिल गया, और सब वही रहेगा, ओ आर वेक्टर हमें ज्ञात करना है। तो y विभाजन के लिए फॉर्मूला आपका इसी में यह माइनस हो जाएगा, 2 इंटू ओ क्यू वेक्टर आपका ये है, इसको अब हम व्यवस्थित ढंग से लिख लें। तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो 2 जब लेंगे तो ओ क्यू वेक्टर और माइनस 1 इंटू ओ पी वेक्टर अपान 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 करेंगे, माइनस करेंगे, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फॉर्मूले में हम यहीं पर सुधार कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरह से यह जो है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम माइनस शून्य के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यह जो है 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह y विभाजन बिंदु R की स्थिति सदिश हम निकाल रहे हैं। तो माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस a कैप अपान 1। तो अपान 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2 माइनस i, तो माइनस 3i कैप और j वाला कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 0j कैप
प्लस 3a कैप। तो इस तरह से यह हमें y विभाजन की स्थिति सदिश प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हमें दोनों का फॉर्मूला मालूम है, अंतर विभाजन, वायता विभाजन, तो जिस तरह से हम लोग हाई स्कूल में कोऑर्डिनेट में इस फॉर्मूले का यूज करते थे, उसी तरह से यहाँ पर हम सदिश विधि में भी फॉर्मूले का हम डायरेक्ट यूज करते हुए वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आगे की क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें यह भी जो है कह रहा है कि दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो P और Q दो बिंदु हैं, और अगर यह P और Q दो बिंदु हैं तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है। मध्य बिंदु का मतलब यह एक और एक के रेशियो में तोड़े। तो R बिंदु की स्थिति जो इसका मध्य बिंदु है, इसका हमें निर्देशांक चाहिए। तो हम पहले इस बिंदु से इसके स्थिति सदिश OP वेक्टर निकाल लेते हैं। तो P हमें दिया हुआ है 2, 3, 4 और Q दिया हुआ है 4, 1, -2। तो P की स्थिति सदिश क्या होगी? OP वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और Q की स्थिति सदिश OQ वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप। तो यहाँ मध्य बिंदु कहा है, तो यहाँ हमें क्या कर रहा है कि इसका अनुपात ना दे करके शब्द हमने लिखा है मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु से मतलब है कि यह दोनों इसको 1 और 1 समान अनुपात में विभाजित करेंगे, यह भी 1 होगा और यह भी 1। तो हम अंतर विभाजन वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो बिंदु R की स्थिति सदिश या बिंदु R का निर्देशांक यह लिख सकते हैं। तो बिंदु या मध्य बिंदु का निर्देशांक डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो मध्य बिंदु की स्थिति क्या होगी? मध्य बिंदु की स्थिति सदिश इस तरह से लिखेंगे। तो यह मध्य बिंदु आपका पहला है, तो यह लेंगे हम OQ। तो 1 इंटू OQ वेक्टर प्लस 1 इंटू OP वेक्टर अपान 1 प्लस 1। तो कहने का यह तात्पर्य है कि अगर मध्य बिंदु शब्द यूज करता है तो हम दोनों का पहले बिंदु की स्थिति सदिश प्लस दूसरे बिंदु की स्थिति सदिश बाई 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो OQ वेक्टर प्लस OP वेक्टर अपान 2 डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं। तो OP वेक्टर आपको दिया हुआ है 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप, और OP वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपान 2। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो 4 और 2 6i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप अपान 2 कॉमन लेकर के हम काट देंगे नीचे से। तो यहाँ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप 2 कॉमन लेके इसको काट लिए। तो यह जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम मध्य बिंदु का डायरेक्ट निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, या फिर आप अंतर विभाजन वाले सूत्र से इसको बनाएंगे और लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 सी सदिश। ये दिया हुआ है ए वेक्टर मतलब ABC। 17 क्वेश्चन में ए की स्थिति सदिश, ए की स्थिति सदिश OA वेक्टर स्थिति सदिश OA वेक्टर बराबर आपको दिया हुआ है 3i कैप -4j कैप -4k कैप। इसको A वेक्टर से डिनोट किया है, तो आप भी कर सकते हैं। और दूसरा B की स्थिति सदिश OB वेक्टर को हम दिखा सकते हैं, यह दिया है B वेक्टर के रूप में, और 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। और C की स्थिति सदिश OC वेक्टर C वेक्टर बराबर दिया है i कैप -3j कैप -5k कैप। तो इससे हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। जैसे यह आपका त्रिभुज मान लीजिए A B
सी दिया हुआ है। तो पहले हम ए बी भुजा निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर आपका बी वेक्टर है माइनस ए वेक्टर, और बी वेक्टर आपका है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस ए कैप, और ओ ए वेक्टर आपका 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, इस तरह से है। और यह मिल जाएगा आपको 2i कैप माइनस 3j कैप और 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह हमें मिलेगा माइनस आई कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप। तो यह ए बी भुजा जो है, इस भुजा की लंबाई हमें मिल चुकी है। अब इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे, भुजा का सदिश मिल गया ए बी वेक्टर। अब इसका हम मापांक ज्ञात करेंगे, तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर यह हमें मिलेगा अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 और यह मिल गया हमें 35। ए भी मिल गया अंडर रूट 35, यह भुजा हमें मिल गई अंडर रूट 35, इसकी लंबाई मिल गई। अब दूसरा हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और ओ बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस a कैप, और यह हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस a कैप। i कैप यहाँ मिल जाएगा माइनस i कैप, और यहाँ माइनस 2j कैप और यहाँ माइनस 6k कैप। तो यह मिल गया बी सी सदिश। अब इसकी लंबाई क्या होगी, तो बी सी वेक्टर का मॉड ले लेंगे तो यह हमें लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो यह हमें मिल गया 1 प्लस 4 प्लस 36 और यह आ गया 41। तो बी सी हमें मिल गया 41 मिल गया। और तो ए बी और बी सी, तो बी सी हमें 41 प्राप्त हो गया। अब हम सी ए निकालेंगे। तो सी ए भुजा सी ए, तो यह देखते हैं इसी के बाद सी ए ज्ञात करते हैं, या ए सी वेक्टर सी ए वेक्टर बराबर यह मिल जाएगा ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ ए वेक्टर है हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और ओ सी वेक्टर है आपका माइनस i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो इस तरह से 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, यह मिल गया। अब यह मिल गया हमें 2i कैप और प्लस माइनस j कैप और प्लस k कैप। तो ए सी वेक्टर का हम जब मापांक निकालेंगे या सी ए निकालेंगे, तो सी ए वेक्टर का जब मापांक हम ज्ञात करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यह 4 प्लस 1 प्लस 1 और ये अंडर रूट 6 मिल गया। तो सी ए ये तो कर्ण होगा नहीं, यह जो है हमारा समकोण त्रिभुज जो हमने बनाया था वो हमारा सही नहीं है।
इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा BC है वो कर्ण बने। तो इस तरह से हम बनाएंगे, A पॉइंट, यहाँ पर हम B पॉइंट करेंगे या C करेंगे। तो AB वेक्टर, AB का मापांक यह जो है 35 मिल जाएगा, यह √6 मिलेगा और सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होगी वो √41 मिलेगा। अगर त्रिभुज ABC समकोण है, इस तरह का समकोण त्रिभुज मिलेगा। अगर यह समकोण त्रिभुज है, यदि त्रिभुज ABC समकोण है तो कर्ण का बना वर्ग, इसका मतलब BC का स्क्वायर इक्वल टू AB या AC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा जो है BC स्क्वायर है, इसका हम √41 का स्क्वायर करेंगे तो 41, और AC स्क्वायर है हमारा 6 का, √6 का स्क्वायर 6 और यह 35। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। इसको यह प्रूव करता है कि कर्ण का बना वर्ग से 100 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है। अतः त्रिभुज ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से हमने यह देखा कि अगर इसकी स्थिति सदिश ABC दिया हुआ है, इसके शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो इस शीर्षों के निर्देशांक से, शीर्षों का निर्देशांक मतलब इसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर हमें दिया हुआ है, तो हम भुजा AB, BC और CA ज्ञात कर लेंगे। उसके पश्चात जो भी इसकी प्रॉपर्टी लगती है, अगर यह समकोण त्रिभुज बनाता है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेगा। अगर यह त्रिभुज मान लीजिए समबाहु त्रिभुज बनता है, तीनों भुजाएं समान आती हैं, यदि अगर तीनों भुजाएं समान आ गई तब हम कहेंगे कि यह त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजाएं ही केवल समान आई तो हम कहेंगे त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से त्रिभुज की जो भी प्रॉपर्टी लगती है उसके हिसाब से इसको हम प्रूफ कर लेंगे कि यह हमारा बना त्रिभुज किस तरह की त्रिभुज है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका वर्ग के लिए भी बनता है, आयत के लिए भी बनता है, तो उसमें भी हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे कि सभी भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। और वर्ग है तो वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सभी वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो उससे सिद्ध कर लेंगे। अगर हमारा आयत होता है तो आयत में क्या होता है कि लंबाई लंबाई के बराबर होता है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होता है और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से अगर हमें ज्यामिति में इन आकृतियों की प्रॉपर्टीज की जानकारी है तो वेक्टर का यूज करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं। आगे की कुछ प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न में हमें देखना है कि कौन सही नहीं है। ऐसा दिया हुआ है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर बराबर 0। यह अगर हम इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं कि ABC मान लीजिए इस तरह से कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज जैसा भी हो ABC, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि AB वेक्टर प्लस BC, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस उसी क्रम में अगर हम CA वेक्टर लेते हैं तो तीनों का योग 0 के बराबर हो जाता है। तो यह जो है सही है, यह इसका माइनस है तो यह भी सही है, और आपका तीसरा यह जो है सही नहीं है और यह भी सही है। इसका मतलब है कि विकल्प C ऐसा है, विकल्प C ऐसा है जो सही नहीं है, जो इसको जो है संतुष्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने यह प्रश्नावली 10.2 के सभी प्रश्नों को, NCERT के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। इन क्वेश्चन को सभी बच्चे जो है रिवाइज करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को लेकर के इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।